नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज का जो हमारा लेक्चर है वो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट्स का है। तो हम जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? हम द यूरिनरी सिस्टम को पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि 20 से 25 लेक्चर तो लगेंगे ही। क्यों लगेंगे? क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है उतना, लेकिन थोड़ा सा है। बॉडी में यूरिन का फॉर्मेशन होता है, यूरिन बनता है, वो कैसे बनता है, इसी को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और ये जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा शानदार मज़ेदार होने वाला है। तो हमने इससे पहले डिस्कस किया था द यूरिनरी सिस्टम का ये जो पूरा चैप्टर है उसमें एक टॉपिक, और वो जो टॉपिक था वो हम क्या पढ़ रहे थे? वो जो टॉपिक है वो हम पढ़ रहे थे यूरिन फॉर्मेशन, जिसमें पार्ट 1 में हमने थोड़ा सा कुछ इसके इंट्रोडक्शन को समझा था कि आखिर क्या होता है यूरिन फॉर्मेशन, पेशाब का बनना क्या होता है। किडनी है हमारे पास कितनी किडनियां होती हैं? 2 होती हैं। तो दोनों किडनी में कम से कम 1 से 1.5 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। एक किडनी में 1 से 1.5 मिलियन, और दूसरे में भी सेम वैसा होता है। तो क्या हुआ, आपके पास लाखों की संख्या में है नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन बहुत सारे होते हैं। और वो अंदर में, किडनी के अंदर में, जब आप माइक्रोस्कोप से किडनी के कुछ स्ट्रक्चर को, कुछ भाग को काट करके देखते हैं तो आपको वो दिखता है, नेफ्रॉन आपको दिखेगा। और वो काम करते हैं, अपना काम कैसे करते हैं? वो आपके बॉडी में ब्लड को फिल्टर करते हैं, और फिल्टर करके फिर क्या निकलता है? फिर आपका यूरिन निकलता है। बॉडी में जो भी वेस्ट है वो आपके बॉडी से फिर बाहर जाता है। ये तो हो गया भैया सिंपल सा प्रोसेस। लेकिन एक्चुअली में जो वो नेफ्रॉन है ना, वो क्या करता है बॉडी के अंदर में, इसको हम समझेंगे। पेशाब बनाता है। अलका मैम ने बोल दिया यूरिन फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन कैसे हो रही है? कैसे हो रही है, इसी को हम आज समझेंगे। अब देखिए, आज के टॉपिक में जो पहले भी हमने डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में भी, लेकिन मैं फिर से बता दूं ताकि अगर आप पार्ट 1 को नहीं देखे हो तो फिर से आप पार्ट 2 को भी सिर्फ अगर देखते हैं तो आपको समझ में आ जाए, एक पूरा कॉन्सेप्ट आपको मिल जाए कि हाँ यूरिन फॉर्मेशन है और आपको ये सब चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहला आप अगर देखोगे तो यूरिन फॉर्मेशन में 3 टॉपिक था, मतलब 3 प्रोसेस होता है। पेशाब बॉडी में बनता है, ब्लड से जो आपकी यूरिन है यानी कि यूरिया है, जो वेस्ट है, वो जब अलग होते हैं तो 3 प्रोसेस होता है नेफ्रॉन के अंदर में। नेफ्रॉन कैसा होता है भैया? देखिए, नेफ्रॉन ऐसा होता है, नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप का होता है। देखिए किस तरीके से है, इस टाइप का होता है, और ये बहुत सारे होते हैं। मेरी ड्राइंग उतनी अभी अच्छी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी अच्छी है। आपने अगर देखा होगा तो पीडीएफ वगैरह में मैंने आपको अपने हाथों से बना करके दिया था, तो बिल्कुल वैसा ही आपको पूरे डायग्राम जो है वो एग्जाम में बना करके आने हैं। तो जो नेफ्रॉन होता है वो ऐसा होता है। अब एक नेफ्रॉन, 1 से 1.5 मिलियन नेफ्रॉन आपके पास है, ऐसा कुछ। इसमें एक लंबा वाला भाई है और एक छोटा वाला भाई है। मैंने आपको समझाया था क्या होता है, जा करके सारे लेक्चर को आप प्लेलिस्ट में एक साथ लगा हुआ है यूट्यूब चैनल पर, और आप देखिए बारी बारी से। उसमें मैंने थंबनेल पे नंबरिंग भी कर दी है, लेक्चर 1 2 3 4 5 6 मैंने किया है, और आप जाकर के देखिए। तो बहुत सारे नेफ्रॉन इस टाइप के होते हैं, और इसमें काम होता है। इसमें क्या होता है? इसमें काम होता है, आप अपना काम करें चाहे ना करें, आपकी किडनी निरंतर कंटिन्यूअसली काम करते रहती है। तो आपको भी लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो काम करना पड़ेगा, काम आपको करना पड़ेगा। तो जो आपका यूरिन का फॉर्मेशन होता है, जो ये नेफ्रॉन काम कर रही होती है बेचारी, 3 प्रोसेस करती है। क्या प्रोसेस होता है? सबसे पहला जो ब्लड फिल्टर होता है वो आपके इस वाले भाग से फिल्टर होता है, ऊपर का मोटा वाला यानी कि कप टाइप का भाग से फिल्टर होता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। दूसरा होता है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, मतलब इस ट्यूब में क्या होता है, इस ट्यूब में आपका रीएब्जॉर्ब होता है, तो वो हो गया दूसरा प्रोसेस। तीसरा होता है कि आपका सिक्रीशन भी होता है, तो उसको हम बोलेंगे ट्यूबुलर सिक्रीशंस। इसको और इसको, सेकंड वाले को और थर्ड वाले को डिटेल में हम समझेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में जो हम समझ रहे हैं वो स्पेशली समझ रहे हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। मतलब कि यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन हो रहा है, ये जो कैपिलरीज है,
कौन कौन सी कैपिलरीज आती है? कैपिलरीज किसको बोलते हैं? आर्टरीज के सबसे छोटे वाले भाग को, जहां से वह फिर से विभाजित ना हो पाए, उसको हम कैपिलरीज बोलते हैं। तो ये जो आपका भाग है, इसको मैंने बताया था, जाकर के आप टोटल लेक्चर देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। तो ये जो आपका भाग है, इसमें बहुत ही अहम भूमिका निभाती है ये आपकी कैपिलरीज। और कैपिलरीज के स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। इसके स्ट्रक्चर इस टाइप से होते हैं कि आपके बॉडी में ब्लड की फिल्ट्रेशन बड़े अच्छे तरीके से होती है, प्रेशर बनता है वहाँ पे। तो क्या होता है, इसी को हम समझेंगे। अब इसी को हम बोलते हैं, जब इसमें वुमेन्स कैप्सूल और ये आपके कैपिलरीज के साथ में जब फिल्ट्रेशन होता है ऊपर वाले भाग में, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं। तो आज के पार्ट में हम इसी को देखेंगे, मतलब पहले वाले टॉपिक को हम देख रहे हैं। तो पहला वाला टॉपिक क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है? इसमें जो चीज़ें पढ़नी है वो मैं आपको बता दूं। इसमें आपको पढ़ना है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, मतलब कितने टॉपिक्स आएंगे इसके अंदर में। अब मैं आपको थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर ओवरव्यू देती हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ, ये टॉपिक है और इसके अंदर ये सभी चीजें होनी चाहिए। अब देखिए, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन पढ़ना है, प्रोसेस ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पढ़ना है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट आपको पढ़ना है, इसमें फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन पढ़ना है, प्रेशर डिटरमाइनिंग फिल्ट्रेशन पढ़ना है, फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट पढ़ना है, और फैक्टर रेगुलेटिंग GFR भी आपको पढ़ना है। मतलब इतने सारे टॉपिक्स हैं जो कि इस टॉपिक के अंदर में आएगा। एक प्रोसेस है, पूरा यूरिन जो बनता है उसका प्रोसेस 3 है। अब जब हम पहले वाले प्रोसेस को पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमें इतने सारे टॉपिक्स को पढ़ने पड़ेंगे। तो आज हम किन टॉपिक्स को कवर करेंगे मैं आपको बता रही हूँ। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहला क्या है? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है, जिसको हमको पढ़ना है। अब होता क्या है कि ये जो आपकी ग्लोमेरुलस है, देखिए आपके बॉडी में जो आपकी ग्लोमेरुलस है, इसमें जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, ये सबसे पहला प्रोसेस है, सबको पता है। और जब फिल्ट्रेशन होता है, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके बॉडी में, जो आपके नेफ्रॉन को सहायता करती है फिल्टर करने में, ब्लड को फिल्टर करने में, मतलब ब्लड को छानने में। ब्लड से क्या छनेगा? ब्लड जब भी आपके यहाँ तक नेफ्रॉन तक आता है, तो यहाँ पर होती है फिल्ट्रेशन, यानी कि इसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोल सकते हैं। बड़े बारीकी से फिल्टर होती है चीज़ें। तो ये हो गई कैपिलरी, जो कि मैंने इस टाइप से बनाया है, और ये हो गया आपका कैप्सूल या फिर वुमेन्स कैप्सूल जिसको हम बोलते हैं। तो ये दोनों मिलकर के क्या करेगी? ये दोनों मिलकर के फिल्टर करने का काम करती है। अगर आपने पिछले वाले लेक्चर को अटेंड किया होगा, तो आपको पता होगा कि मैंने बताया था कि जो ये आपकी कैपिलरीज है ना, उसके बाद इसके नीचे एक मेम्ब्रेन होता है। सबसे पहला होता है कैपिलरीज, ठीक है, उसके बाद होता है मेम्ब्रेन, उसके बाद आपका होता है विसरल लेयर, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है। तो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के अंदर में जो मैंने पहला टॉपिक था, पहले टॉपिक के अंदर पहला क्या था? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के अंदर में 3 चीजें हैं। ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन, इसका मतलब है कि ये वाली मेम्ब्रेन, मैं फिर से यहाँ पे बना देती हूँ। देखिए, ये थोड़ा सा मोटा हो गया, कोई बात नहीं है, आप एडजस्ट कर लेना, या आप इसको समझ लेना कि ये क्या है? ये है आपका नेफ्रॉन। तो ये जो आपका नेफ्रॉन है, ठीक है, ये नेफ्रॉन हो गया, थोड़ा सा मोटा है, बस आप एडजस्ट कर लो, आप अच्छे से बनाना, ठीक है। तो ये जो आपका नेफ्रॉन है, उसमें सबसे पहला क्या है? ग्लोमेरुलर, उसके बाद क्या है? कैपिलरी मेम्ब्रेन। तो ये जो कैपिलरीज है ना, ये जो आपकी कैपिलरी छोटा छोटा नस का जो गुच्छा होता है, नस का गुच्छा का मतलब क्या है कि वो उसमें से खून पास होता है, जो कि यहाँ तक आता है। और ये जो गुच्छा है, इसमें छोटे छोटे से छेद होते हैं, जिसको हम फेनेस्ट्रे या फिर जिसको हम फिल्ट्रेशन पोर्स बोलते हैं। PDF आपको मिल जाएंगे, क्या बोलेंगे? फेनेस्ट्रे बोलेंगे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, क्या बोलेंगे? फेनेस्ट्रे बोलेंगे, या फिर आप इसको फिल्ट्रेशन पोर्स भी बोल सकते हो। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो गई। अब बॉडी में जब भी किडनी के पास बहुत तेज़ी से ब्लड आता है नेफ्रॉन में, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर यहीं पर लगता है, मतलब 60 mmHg का प्रेशर यहाँ पर लगेगा। और वो जो आपका प्रेशर है, वो बॉडी में सबसे ज़्यादा होता है। कहीं भी बॉडी में इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, लेकिन अगर प्रेशर 45 से 70 mmHg के बीच में है, तो फिर चलेगा।
लेकिन एक्यूरेट जो है वो 60 mmHg होता है, जिसको हम मानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर लगता है। और ये जो आपकी कैपिलरीज है वो एंडोथेलियल सेल से बना होता है, एक सिंगल लेयर एंडोथेलियल सेल्स होती है। मतलब एंडोथेलियल सेल्स क्या हुआ, कोशिका हो गई, एक प्रकार की ये कोशिका है और उसकी सिंगल लेयर यहाँ पर कैपिलरीज में होती है, ठीक है। और उसमें छोटे छोटे से छेद होते हैं जिससे ब्लड से फिल्ट्रेशन होता है वेस्ट का। अब ये तो हो गया आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। दूसरा क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है, इस गुच्छा के नीचे में जस्ट एक मेम्ब्रेन होता है एकदम पतला सा, मतलब एक तरह से सोचिए कि गुच्छा है और उसको कोई चीज़ घेरा हुआ है, जैसे यहाँ पर ये गुच्छा है और इसको ये चीज़ें घेरी हुई है, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। अब ये क्या करती है, ये आपके गुच्छे को और ये आपके इस वाले वुमेन्स कैप्सूल दोनों को ये बांटती है। अब इस वुमेन्स कैप्सूल के सबसे अंदर वाले परत पे मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर्स में, इस टाइप का एक कोशिका होता है जिसको हम बोलते हैं विसरल लेयर। अंदर वाला जो लेयर होता है उसी को हम बोलते हैं विसरल लेयर, और बेसमेंट मेम्ब्रेन दोनों को, गुच्छे को, आपके कैपिलरीज को और आपके विसरल लेयर को अलग करती है। बस इतना ही ये काम करती है। तीसरा है विसरल लेयर ऑफ वुमेन्स कैप्सूल। ये क्या करती है, ये एपिथेलियम सेल की बनी होती है। मतलब जो इसकी कोशिका है ना वो एपिथेलियम वाली है। जो आपकी कैपिलरीज की कोशिका थी वो किसकी थी, वो थी आपकी एंडोथेलियल की। और ये जो विसरल लेयर है उसकी कौन सी कोशिका है, वो है आपका एपिथेलियम लेयर का, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब ये जो कोशिका है, ये जो कोशिका है इसमें अगर आप और अंदर में देखेंगे तो छोटे छोटे से छेद भी होते हैं। यहाँ पर जो इसकी कोशिका है इसमें क्या होता है, कोई भी कोशिका होती है उसके अंदर वो गोल्स है, उसके अंदर द्रव भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और ये जो कोशिका है वो हल्का हल्का सा फैली होती है और बेसमेंट मेम्ब्रेन पर गई होती है, और ये आपस में बहुत ज़्यादा चिपकी हुई नहीं होती है। आपस में इसमें एक कोशिका के बगल में फिर थोड़ा सा स्पेस होता है, फिर दूसरी कोशिका होती है। तो क्या हो गया कि यहाँ पे स्पेस हो गया, तो वो जो स्पेस है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पोडोसाइट्स या फिर पेडिकल्स बोलेंगे, क्योंकि एपिथेलियम के साथ है, एपिथेलियम लेयर है इस विसरल लेयर की, तो हम उसको बोलेंगे क्या, हम उसको बोलेंगे पोडोसाइट्स, हम उसको बोल सकते हैं। या फिर आप वहाँ पे अगर होल है, वहाँ पे अगर हल्का सा छेद है तो हम उसको बोलेंगे फिल्ट्रेशन स्लिट बोलेंगे, ठीक है। इतना समझ आ गया। तो तीन चीज़ें हमने यहाँ पर सीखा कि कैपिलरीज होता है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, क्योंकि एक तरह से झिल्ली है ये। हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमें इसको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। तो ये चीज़ें तो हो गई। दूसरा है अब प्रोसेस कैसा होता है। देखिए स्ट्रक्चर के हिसाब से आप लंबे हो तो आप ऊंची चीज़ों को जल्दी से छू लोगे, कुछ उतारना है ऊपर से तो आप उतार लेंगे, वैसे ही जो छोटा है उसको दिक्कत होगी। तो सेम स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जैसा स्ट्रक्चर है इसका, उसके हिसाब से जो फिल्ट्रेशन हो रही है उसी के हिसाब से इसका स्ट्रक्चर है, बिल्कुल फिट बैठता है। इसीलिए मैंने आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताया। अब है प्रोसेस का। तो प्रोसेस, जब भी ब्लड इसमें से छनता है, यहाँ तक जब भी ब्लड आता है, तो ब्लड आपने देखा होगा कि कभी भी टेस्ट ट्यूब अगर आप लेते हो तो जो ब्लड है लाल लाल है वो नीचे नीचे जम जाता है। जो लाल लाल कोशिका होती है वो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिका। वो आपके ब्लड के ट्यूब में जब भी आप लोगे किसी का खून तो वो नीचे जम जाएगा और हल्का सा येलो टाइप का ऊपर में जमा हुआ रहेगा। तो जो येलो टाइप का है वो होता है प्लाज्मा, मतलब आरबीसी और प्लाज्मा। अब प्लाज्मा के अंदर में बहुत तरह के सब्सटेंस घुले हुए होते हैं। अब उसमें बहुत तरह के, कोई प्रोटीन हो गया या फिर एंजाइम्स हो गया या फिर कोई फ्लूइड हो गया, तो वो सारी चीज़ें आपके ब्लड में घुली हुई होती है, ब्लड के प्लाज्मा वाले पोर्शन में। क्योंकि जो आपका ब्लड है, जिसको हम बोलते हैं, सोचते हैं कि ब्लड लाल है, आरबीसी है, हीमोग्लोबिन है, तो वो आरबीसी के साथ हीमोग्लोबिन चिपटी हुई रहती है। तो इसीलिए आपका खून लाल है। लेकिन अगर खून को आप कहीं पे जमाते हो तो खून लाल लाल नीचे इकट्ठा हो जाएगा और ऊपर में हल्का पानी टाइप का, एकदम हल्का सा पीला टाइप का पदार्थ या फिर लिक्विड इकट्ठा होता है, आप देखना। तो हम उसी को बोलते हैं प्लाज्मा। अब वो जो प्लाज्मा है जब यहाँ पे फिल्टर होगा तो ब्लड तो छनेगा नहीं, सिंपल सी बात है।
ब्लड छनेगा नहीं, ब्लड वापस हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लाज्मा सारी छन जाएगी, लेकिन प्लाज्मा में से एक चीज नहीं छन पाएगा, और वो क्या है? वो है आपका प्लाज्मा प्रोटीन। क्योंकि जो कैपिलरीज, जो इसके कोशिका है जो यहाँ पर आई हुई है कैपिलरीज, इसका जो साइज है, जो इसमें छेद होता है, जो मैंने आपको बताया है, छेद की जो साइज होती है 0.1 माइक्रोन होता है, 0.1 माइक्रोन होता है। लेकिन प्लाज्मा छना, लाल रक्त कोशिका नहीं छना, प्लाज्मा पीला वाला छना, लेकिन उसमें से एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं छन पाता है। क्यों? क्योंकि जो आपकी कैपिलरीज है, उसका जो उसमें होल है, उसमें छेद है, वो सिर्फ इतना ही व्यास का है, डायमीटर उसका सिर्फ इतना ही चौड़ा है। लेकिन जो प्लाज्मा प्रोटीन है, उसकी जो चौड़ाई है, साइज है, वो बड़ी है, जिसकी वजह से वो फंस जाती है, वो ऊपर ही रह जाती है, वो फिर छन करके नीचे की तरफ नहीं आ पाती है। ये रीज़न होता है कि जब आपके बॉडी में नेफ्रॉन में फिल्ट्रेशन होगा तो प्लाज्मा प्रोटीन नहीं छनेगा, बाकी सब छन जाएगा। बाकी सब जो छन गया है और जो नीचे की तरफ आ गया है, उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं, क्योंकि वो बचा हुआ है ना, फिल्टर करके आया हुआ है, तो हम उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब यहाँ पर होता है भैया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। वही बात है कि जब प्रोसेस हुई तो बहुत ही बारीकी से होता है, तो हम इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। अब जब आपको लगता है कि जो फिल्टर हुई है चीज़ें ना, ऊपर से फिल्टर होकर के जब नीचे आती है, तो साइंटिस्ट वगैरह कैसे चेक करते होंगे? कैसे, मतलब वो देखते होंगे कि ये फिल्टर चीज़ है और इसमें प्लाज्मा प्रोटीन नहीं आया है। एक इक्विपमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रो पाइपेट, ठीक है। इसकी मदद से, बहुत छोटा सा होता है, माइक्रो पंचर करते हैं हम छोटा सा छेद करते हैं नेफ्रॉन के पास जहाँ पे किडनी होती है वहाँ पर, और फिर हम इसको निकाल लेते हैं, या फिर इसको निकाल करके जिस भी जानवर पे हमें एक्सपेरिमेंट करना होता है वहाँ पे लैब में फिर निकाल करके फिर उनको देते हैं, फिर उनकी बॉडी में इंसर्ट करते हैं, डालते हैं। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं। तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जा करके आप गूगल पे देखना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं माइक्रो पाइपेट बोलते हैं। तो 3 चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि हाँ फिल्ट्रेशन हो रहा है, कैसा स्ट्रक्चर है, और जब फिल्टर हो गया तो जो बचा उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं, और साथ में इसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। बड़े अच्छे तरीके से, बड़े बारीकी से यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो रहा है। तीसरा क्या है? तीसरा जो है वो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब फिल्टर तो हो रहा है, लेकिन कैसा फिल्टर हो रहा है? अब रेट क्या है? रेट का मतलब है दर कितना है। अब 1 मिनट में लगभग 125 ml, 125 ml क्या होगा? 125 ml जो है आपका ब्लड छन करके आ जाएगा, मतलब वो पूरा फिल्ट्रेट होगा। और एक दिन में जो आपका फिल्ट्रेट जो छनता है वो होता है 180 लीटर पर डे। ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए, ठीक है। अब चौथा क्या है? फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या है? फ्रैक्शन का मतलब ये है कि आपके किडनी में, एक आपकी किडनी है और उसमें एक नेफ्रॉन है। अब बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, तो कितना छन छन करके नीचे आ रहा है। अब सबको हम क्या बोलेंगे? उसको हम फ्रैक्शन बोलेंगे, और इसको हम परसेंटेज में दिखाते हैं। इसीलिए जब भी हम फ्रैक्शन को निकालते हैं, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन को निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं? तो हम GFR यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो कि आपका 125 था, और रीनल प्लाज्मा फ्लो मतलब कितना जाता है? 600 ml पर मिनट। मतलब ये है कि आपके किडनी में जो प्लाज्मा है वो 1 मिनट में कितनी जाती है? तो 650 ml जाती है। तो इसका बटा इसका इंटू 100, क्योंकि हमको परसेंटेज में निकालना है। और जब आप निकालोगे, आप करेंगे कैलकुलेशन, तो 19.2% होता है। लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि अगर 15 से 20% भी किसी आदमी का है, क्या है किसी आदमी का? फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन अगर हम जांच करते हैं तो 15 से 20% के बीच में अगर आया तो सही हम मानते हैं कि चलो भैया इसका किडनी जो है वो फिर नॉर्मल है। इतनी बातें हो गई। उसके बाद एक और चीज़ है कि आपको प्रेशर डिटरमाइनिंग फिल्ट्रेशन भी आपको देखना पड़ेगा। अब फिल्टर तो हो रहा है चीज़। अब देखिए, मैंने आपको नेफ्रॉन पढ़ाया, फिर मैंने आपको उसके स्ट्रक्चर्स को पढ़ाया, अब मैंने आपको ये भी बताया कि हाँ फिल्टर हो रहा है तो उसकी दर कितनी है। और जब बहुत सारे फिल्ट्रेशन हो रहा है, किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन है, तो फिर आपका उसका फ्रैक्शन कितना है, टोटल कितना निकला फिल्टर होकर के, ठीक है, मैंने वो बता दिया। अब ये है कि जब फिल्टर हो रहा है तो मैंने क्या बोला था कि प्रेशर बहुत ज़्यादा बन रहा है। तो कैसे प्रेशर बन रहा है?
क्या हो रहा है जिसकी वजह से प्रेशर वहां पर बन रहा है। तो प्रेशर डिटरमाइनिंग, देखिए प्रेशर का मतलब है कि आपका दबाव, डिटरमाइनिंग का मतलब है कि निर्धारित करना, फिल्ट्रेशन। तो जो फिल्ट्रेशन हो रही है उसका जो प्रेशर है, किस किस चीज़ों की वजह से, किन किन चीज़ों की वजह से प्रेशर निर्धारित हो रहा है, यहाँ पर कैसे हो रहा है। आपको अगर कोई धक्का मारेगा तो आप बोलेंगे ना कि हाँ मुझे इसने धक्का मारा, मुझे उसने धक्का मारा, तो आप किसी और का नाम तो लेंगे नहीं। तो जब आप गिर जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे कि जो भी मुझे धक्का मारा है उसकी वजह से मैं अभी गिरा हूँ। तो यहाँ पर जब फिल्ट्रेशन हो रहा है बहुत तगड़ा वाला, यहाँ पे प्रेशर भी बन रहा है आपके नेफ्रॉन में, तो किन किन चीज़ों की वजह से बन रहा है, क्या हो रहा है। तो वहाँ पे सबसे पहला चीज़ क्या है, सबसे पहला चीज़ है ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर। अब जो आपका नस का गुच्छा है उसकी वजह से प्रेशर बनता है, वहाँ पर जो प्रेशर होता है जैसा कि मैंने बताया 60 mmHg, लेकिन अगर 45 से 70 के बीच में है तो फिर चलेगा। और ये आपके किडनी यानी नेफ्रॉन के फेवर में होता है। ऊपर से आ रहा है ना, ऊपर से आ रहा है तो धक्का ऊपर से लग रहा था कि चीज़ें नीचे की तरफ जाए, लेकिन वही अगर कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरा होता है। अब यहाँ पर एक शब्द है जिसको हम बोलते हैं कोलोइडल। मैंने बोला इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि एक ऐसा घुलित पदार्थ, यानी कि पानी में अगर आप बालू को मिलाएंगे, कंकड़ को मिलाएंगे तो वो नहीं घुलेगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कोलोइडल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ें होती है, फ्लूइड होती है जो कि घुलती नहीं है और वो बॉडी में उस लिक्विड में रहता है, वो घुल नहीं जाता है लिक्विड में, फ्लूइड में वो घुल नहीं जाता है, प्लाज्मा में वो घुल नहीं जाता है, वो जैसा है उसका स्ट्रक्चर वो वैसा ही रहता है। तो जब आपके बॉडी में कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बनता है, दूसरा क्या है कोलोइडल, यानी कि जब ऊपर से गुच्छे में प्रेशर बना तो फिर क्या हुआ, तो फिर आपके फिल्ट्रेशन नीचे की तरफ, प्रेशर ऊपर से आ रहा है नीचे की तरफ जा रहा है कि हाँ भाई फिल्टर हो जाए हो जाए हो जाए। अब नीचे की तरफ से जब आप आता है तो वुमेन्स कैप्सूल में क्या होते हैं, वुमेन्स कैप्सूल में ये जो प्रेशर है कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, अब वुमेन्स कैप्सूल में ये सारी चीज़ें हो रही है, ये प्लाज्मा प्रोटीन के द्वारा बनता है, क्योंकि उसका जो साइज़ बड़ा है ना, जो कि प्लाज्मा प्रोटीन नहीं छन पाया तो उसका साइज़ बड़ा है तो ऊपर ही रह गया, तो वो नीचे से ऊपर की तरफ फिर प्रेशर लगता है, तो वो उल्टा प्रेशर लगता है, तो ये आपके किडनी के फेवर में नहीं है। चलिए मैं आपको समझाती हूँ। अब आपको जाना है कहीं आगे की तरफ, ठीक है, तो मुझे कोई अगर पीछे से धक्का देगा तो मैं आगे जाऊंगी, लेकिन अगर कोई बीच में रुकावट बन करके खड़ा हो गया तो क्या वो मेरा फेवर में है, क्या वो मेरे फेवर में है, नहीं है ना। मुझे सक्सेसफुल होना है लेकिन बीच में वो बाधा उत्पन्न कर रहा है, बीच में वो रोड़ा बना हुआ है, तो क्या वो मेरे फेवर में है, नहीं है ना। वैसे ही यहाँ पर जब प्लाज्मा प्रोटीन छनता ही नहीं है, क्योंकि उस कैपिलरीज में इतनी उसका छेद जो है वो बड़ा है ही नहीं, तो वो ऊपर ही जमा हो गया ना, तो खून को नीचे जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो वो तो उसके फेवर में नहीं है, वो तो बाधा बना हुआ है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि 25 mmHg का लगता है, लेकिन उस कैपिलरी के प्रेशर से कम है, तो ये इसके फेवर में नहीं है। लेकिन ये वाला इसके फेवर में था, जब गुच्छे की तरफ जब फेवर लगता है, ऊपर से जब आपका आता है प्रेशर जब ऊपर से आता है तो फेवर में है, लेकिन यहाँ पे आपका प्लाज्मा प्रोटीन जमा हो गया। अब नीचे से ऊपर की तरफ प्रेशर लग रहा है कितना, 25 mmHg, तो ये फेवर में नहीं है, ये उल्टा काम कर रहा है, क्योंकि ये तो छना ही नहीं, तो फिर छना नहीं तो फिर ये उल्टा काम कर रहा है। अब तीसरा है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन वुमेन्स कैप्सूल। अब तो बात हो गई कि गुच्छे की बात हो रही थी कैपिलरीज की, और यहाँ पे उपस्थित ये वाली चीज़ों की, यहाँ पे जो है लेयर है उसकी। अब ये जो पूरा कैप्सूल है वुमेन्स कैप्सूल, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो प्रेशर बनता है, मतलब जो भी चीज़ छन करके आया है, जो भी चीज़ अचानक से जब आप अपने हाथों में या फिर जब आप किसी चीज़ में कोई चीज़ को डालते हैं तो प्रेशर तो बनता है, प्रेशर बनता है। बलून में अगर हम हवा भरते हैं तो प्रेशर तो बनता है ना, तब तो वो फूल जाती है। तो यहाँ पर जैसे ही चीज़ें छन करके नीचे की तरफ आई तो यहाँ भी तो आएगी, तो यहाँ बन गया प्रेशर, यहाँ बना दबाव। जब वो दबाव बना तो उस टाइम में जो फिल्ट्रेट है जो कि छन करके नीचे की तरफ आया है, उससे दबाव बन रहा है, उसका जो दबाव होता है, जो प्रेशर होता है, वो होता है 15 mmHg। मतलब ये फिल्ट्रेट के द्वारा यहाँ पर प्रेशर उत्पन्न होता है, और ये भी कोई सहायता नहीं करता है, ये भी अपोज ही कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर बन रहा है नेफ्रॉन पे। मतलब आपका नेफ्रॉन इतना ज़्यादा सह रहा है आपके लिए, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप बहुत सारी चीज़ों को आप अवॉइड करते हैं कि हाँ मेरे हेल्थ के लिए अगर ये अच्छा नहीं है तो मैं करूँगा ही, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
ऐसा आप सोचते हो। स्मोकिंग कर रहे हैं, कोई गुटखा खा रहे हैं, किडनी में कैंसर हो जाता है, माउथ में कैंसर हो जाता है, कैंसर फिर फैलने लगता है, अगर ज़्यादा दिक्कत हो गया तो फैलने वाला हो गया तो आपको समझ में नहीं आता है। आप अपने हेल्थ से खिलवाड़ करते हैं, लेकिन आपकी बॉडी में जो चीज़ें हैं बड़ी सुंदर है, बहुत अच्छे तरीके से वो काम कर रही है। आप कब करेंगे अपना काम? आपको अपना काम करना है, आपको पढ़ाई करना है। तो यहाँ पे दो चीज़ें इसके अपोजिट में है, दो चीज़ें यहाँ पर अपोजिट में है। प्रेशर लग रहा है लेकिन एक फेवर में है, दो उसके फेवर में नहीं है, वो चीज़ें उसको अपोज कर रही है, मतलब उसके विरोध में है। तो हम कैसे निकालेंगे कि पूरा प्रेशर एक किडनी में कितना बना? तो क्या होता है ना कि जब हमारा 2-3 दोस्त होता है और हमारे दुश्मन बहुत सारे होते हैं, 2-3 दोस्त है और उसमें से एक दुश्मन निकल गया, मान लीजिए एक दुश्मन निकल गया, तो क्या करते हो आप? बोलते हो ना कि नहीं नहीं 3 दोस्त है लेकिन उसमें से एक को आप हटा ही दो, वो तो कोई काम का नहीं, वो पीठ के पीछे छुरा मारता है। तो आपके दोस्त 2 हुए, तो 2 में से 3 में से आपने 2 को घटाया और फिर एक निकला विरोधी, ठीक है। अब माना कि आपके पास 10 टॉफ़ी है, लेकिन 10 टॉफ़ी में से 4 टॉफ़ी जो है वो पूरी तरह से गल गई है। बुरा नहीं मानना है, चॉकलेट है, वापस आप खरीद सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए है। 10 में से 4 टॉफ़ी जो है वो गल गई है, तो आप इसको नहीं खाएंगे, तो 10 में से 4 को आप माइनस कर देंगे तो 6 टॉफ़ी आपके पास है और वो अच्छी है। वैसे ही यहाँ पर प्रेशर कितना बना, इसको हम कैसे समझेंगे? ये इसके फेवर में है, तो 60 mmHg इसके फेवर में है ना, तो 60 में से नेट प्रेशर हम कैसे निकालेंगे? 60 में से ये दोनों अपोज कर रहा है, मतलब ये दोनों इसके विरोध में है, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। 60 माइनस 25 प्लस 15 कितना हुआ? देखिए ये दोनों इसके विरोध में है, इसीलिए हमने दोनों को ऐड किया है, क्योंकि विरोध में दोनों है तो दोनों की संख्या को हम ऐड कर देंगे। और अगर नेट प्रेशर निकालना हो एक आपके नेफ्रॉन में, तो हम पूरे प्रेशर में से जितना आपके फेवर में है उसमें से ये विरोधी वाली को घटा देंगे। तो जब हम 60 में से 25 प्लस 15 करेंगे तो 60 में से यहाँ पे 5 5 10 2 1 3 4 कितना हुआ? यहाँ पे 20 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेट प्रेशर है वो 20 बचा। नेट प्रेशर कितना बचा? 20 बचा। तो यहाँ पर भी हम ये मानेंगे mmHg होता है ये, तो यहाँ पर भी हम ये मानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति का जब आप जांच करते हो और उसका बॉडी में और उसके बॉडी में क्या हो, उसके बॉडी में जो नेट फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो अगर 15 से 20 के बीच में mmHg के बीच में एग्जिस्ट करता है, मतलब वो जो आदमी है वो हेल्दी है, उसके नेफ्रॉन्स हेल्दी है। मैं बहुत ही डिटेल से आपको समझा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, भले आपको लगे कि बहुत ज़्यादा डिटेल हो रहा है, इतना ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं। लेकिन अगर आप रिपोर्ट देखते हो, आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, एनएम कर रहे हो, जीएनएम कर रहे हो, बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट कर रहे हैं, फार्मा कर रहे हो, आप लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर रहे हो, एमबीबीएस कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें जो है ना उसको आपको डिटेल में समझना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हमने नेट प्रेशर निकाला है कि जब आपके एक नेफ्रॉन में से, छोटे से नेफ्रॉन में से जब फिल्ट्रेशन होती है, बोलते हैं ना कि किडनी हमारी फिल्टर करती है, तो जब यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है तो कितना दबाव पड़ता है, कैसे कैसे दबाव पड़ता है, स्ट्रक्चर कैसे कैसे हेल्प करती है इन सभी चीज़ों को, प्रेशर को बनाने में और रिलीज़ करने में, और आपके बॉडी में से कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ें छनती है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं छन पाती है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही है, और आज मैंने बस आपको इतना ही समझाया है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप जा कर के डू यू नो सीरीज़ को देख सकते हैं, अगर नर्सिंग के छात्र हैं तो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसमें 10 वीडियो है जो कि सबको, आप मेडिकल से हो, नॉन मेडिकल से हो, सबको जानना चाहिए, आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए आपके जनरेशन के लिए। आप बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हो और अदर कंडीशन में आपको समझ में नहीं आता है कि हाँ मेरे बच्चे को क्या हो गया, या फिर मेरे हस्बैंड को क्या हो गया, मुझे क्या हो गया, ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती है। तो आपको उन सीरीज़ को देखना चाहिए जिसमें 10 वीडियो है, और जाकर के आप देख सकते हो। कोई भी दिक्कत हो आप टेलीग्राम ग्रुप अलका मेडिकल क्लासेस पे जाकर के मैसेज कर सकते हैं, जहां से डू यू नो सीरीज़ आप परचेस कर सकते हो। उसका लिंक मैं पहले वाले कमेंट में दे दूंगी, ठीक है। और
टाइटल के नीचे जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है जिसमें आपको सभी प्लेटफॉर्म के सोशल साइट्स के लिंक मिल जाएंगे। आप जा कर के वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर मैसेज आप टेलीग्राम ग्रुप पे किया कीजिए, व्हाट्सअप आपको नहीं करना है। जो फ़ोन कॉलिंग का सिस्टम है वो सिर्फ 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक है, वो भी सिर्फ और सिर्फ मेडिकल के छात्रों के लिए, क्योंकि उनको पढ़ना है, उनको मुझे सिखाना है। मैं एक टीचर हूँ, मैं आपको दवाइयाँ नहीं दूंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ या फिर आपको सिलेबस के हिसाब से मैं आपको बता सकती हूँ। सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ जानी चाहिए। कोई भी डाउट होता है तो टेलीग्राम ग्रुप में आप कुछ भी पूछ सकते हो, लेकिन फ़ोन कॉल सिर्फ और सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स करेंगे जो कि कोर्सेज को कर रहे हैं, कहीं भी कोर्सेज को कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में। आप अपने टॉपिक्स के रिगार्डिंग कुछ भी बात कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपने सपनों के लिए काम कीजिए। सपनों से बड़ा कुछ नहीं है।